हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। इस चैप्टर में प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा था और 20 एटॉमिक नंबर तक जितने भी एलिमेंट हैं उनके हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे थे। अब जो है हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम जो लास्ट के 3-4 एलिमेंट थे यानी कि 16, 17, 18, 19, 20 ये जो जिनके एटॉमिक नंबर है उन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करते हैं। जिसे हम बात कर रहे हैं एटॉमिक नंबर। अब मैं डायरेक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है। एटॉमिक नंबर, यहाँ पर हम एलिमेंट के बारे में बताएंगे कौन सा है वो, एंड देन हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि 16th एटॉमिक नंबर की हम बात करते हैं। 16th एटॉमिक नंबर किसका होता है? सल्फर का, एलिमेंट सल्फर, ठीक है। 17th एटॉमिक नंबर होता है क्लोरीन का। 18th एटॉमिक नंबर होता है आर्गन का। 19th एटॉमिक नंबर होता है पोटेशियम का, ठीक है। और 20th एटॉमिक नंबर होता है किसका? होता है कैल्शियम का, ठीक है। सिंबल आपको इनके पता होंगे। सल्फर का सिंबल एस होता है, क्लोरीन का Cl होता है, आर्गन का Ar होता है, पोटेशियम का K होता है और कैल्शियम का C होता है। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब एटॉमिक नंबर बताता है क्या हमें रिप्रेजेंट करता है कितने प्रोटॉन्स उस एलिमेंट के पास हैं, उस एटम के पास कितने प्रोटॉन्स हैं। और जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी कि सल्फर के पास 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आर्गन के पास 18 है, पोटेशियम के पास 19 और कैल्शियम के पास 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब हमने क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी तो उसमें हमने क्या किया था? K शेल में फिल किए, देन L शेल में, देन M शेल में, फिर N शेल में। इस तरीके से हमने क्या कहा था कि जो फर्स्ट शेल होती है उस फर्स्ट शेल में यानी कि K शेल होती है उसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते, ठीक है। यह हमने बड़े रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ा था। तो K शेल में देखो सब में क्या है? 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो K शेल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, उससे ज्यादा हम फिल कर ही नहीं सकते। फिर हमने पढ़ा था जी सेकंड शेल के बारे में। सेकंड शेल में हमने 2n के रूल के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा था? देखो 2n के रूल के अकॉर्डिंग सेकंड शेल में हमने क्या कहा? देखो फर्स्ट शेल में तो अगर n हमारा 1 है, ठीक है, तब हमारा क्या हो जाता है कि 2 into 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो फर्स्ट शेल में हमने 2 ही फिट करे। अगर सेकंड शेल की बात करें n यानी कि n is equal to 2, यानी कि 2 multiply 2 स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 जा 8, यानी कि सेकंड शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। 8 से ज्यादा हम नहीं भर सकते, 8 से कम भर सकते हैं अगर हमारे पास कम इलेक्ट्रॉन है। अगर ज्यादा है तो हमें 8 तो भर ही, 8 से ज्यादा हम नहीं भर सकते। तो हमारे 16 में से 2 तो यहाँ फिट हो गए। अब 16 में से 2 गए, 14 बचे। 14 में से 8 हमारे सेकंड शेल में आ जाएंगे। क्लियर? यहां तक बात समझ में आई? तो हमारे पास अभी देखो टोटल कितने फिल कर चुके हैं? हम 10 फिल कर चुके हैं। थे कितने? 16। तो 16 में से अगर हम 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा? 6 इलेक्ट्रॉन। तो अब हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, ठीक है। तो अब जो थर्ड सेल है यानी कि n is equal to 3 है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग 2 into 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 into 2 कितना हो जाएगा? ये 18 टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यानी कि थर्ड शेल में हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यहाँ तक पसंद नहीं। लेकिन हमने ये कहा था कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में हम फिल कर रहे हैं तो लास्ट शेल में हम 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास देखो कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं? 6। और इधर कितने आ सकते हैं? इधर आ सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हमें तो 6 भी भरने हैं, तो हम यहाँ पर क्या है सीधा 6 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, ठीक है। ये जो है रूल के अकॉर्डिंग चल रहा है अब तक हमारा, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे। अगर ये लास्ट शेल भी है हमारे पास, ठीक है, इसके बाद तो हमने कोई शेल यूज नहीं करी, तो इसलिए ये लास्ट शेल होगी। और लास्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही फिल हो सकते हैं। कोई बात नहीं, हमारे तो 8 भी नहीं फिल हुए, मैक्सिमम 8 तो हो सकते हैं ना, यहाँ पर तो 8 भी फिल नहीं हो रहे। फिर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन में भी ऐसे होगा
2 इलेक्ट्रॉन्स पहले यहाँ आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे, टोटल 10 हो गए एंड देन 17 के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन आर्गन में भी हमारे पास टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से 2 फर्स्ट शेल में आ गए, 8 सेकंड शेल में आ गए एंड बचे हुए 8 भी हमारे लास्ट शेल में आ जाते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट जो है 19 एटॉमिक नंबर है पोटेशियम का। ठीक है, और 19 एटॉमिक नंबर मींस प्रोटॉन भी 19 है और इलेक्ट्रॉन्स भी 19 है, तो हमने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। तो देखो वही 2s रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट शेल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेकंड शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, थर्ड शेल में हमारे पास आ तो 18 सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास देखो 19 में से 10 फिल हो गए, बचे सिर्फ 9 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन हमने क्या कहा था कि अगर हमारे आउटर मोस्ट शेल, हम क्या करें, हम ये सोचें कि 18 आ सकते हैं थर्ड शेल में। ठीक है, तो हम यहाँ पर हमारे पास कितने बचे हैं, 8 और 2 10 और 19 के लिए सिर्फ 9 बचे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देंगे। यही करेंगे ना हम। तो क्या हुआ कि 2 8 10 और 9 19 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। लेकिन क्या है, अगर हम यहाँ पर 9 फिल कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, आउटर मोस्ट शेल बन जाती है, बाहर वाली शेल बन जाती है। बिल्कुल आउटर मोस्ट शेल में हमने क्या कहा था कि हम सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं भर सकते। ठीक है, ठीक है, ये भी बात सही है कि यहाँ पर जो है थर्ड शेल में हम 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। बस अगर हम थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं तो वो लास्ट शेल नहीं होनी चाहिए। अगर वो लास्ट शेल होती है तो उसमें हम 8 इलेक्ट्रॉन ही फिल करेंगे, उससे ज्यादा फिल नहीं कर सकते। हाँ, उससे कम कर सकते हैं अगर हमारे पास कम इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हम 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में नहीं फिल करेंगे। क्लियर? तो हमारे पास यहाँ पर क्योंकि 9 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 9 इलेक्ट्रॉन की वजह से ये लास्ट शेल बन रही है, तो हम यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर सकते। तो हम ज्यादा से ज्यादा कितने फिल कर सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन अगर हम फिल कर देते हैं तो कितना हुआ, 2 और 8 10 और 8 18 हो गए। तो लेकिन हमें तो 19 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो जो वो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया वो कहाँ चला जाएगा, n शेल में चला जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इस तरीके से हमें पोटेशियम को फिल करना था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में। देन हम बात करते हैं कैल्शियम की 20 एटॉमिक नंबर मींस 20 प्रोटॉन से, तब आप फिल करोगे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में एंड देन 8 और 2 10 कंप्लीट, बचे कितने 10 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम अब हमें पता है थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो क्या हम यहाँ पर 10 फिल कर देंगे, नहीं कर सकते। क्यों नहीं फिल कर सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 10 फिल कर देते हैं तो ये आउटर मोस्ट शेल बन जाती है, और आउटर मोस्ट शेल में हमने पढ़ा है कि आउटर मोस्ट शेल में हम 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं करेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। ठीक है, अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 और 8 10 एंड 8 18, बचे कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे, n शेल में। अब आउटर मोस्ट शेल कौन सी बन जाती है, ये वाले आउटर मोस्ट बनती है इन दोनों में। और आउटर मोस्ट में कितने होने चाहिए, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 से कम हो सकते हैं पर मैक्सिमम 8 होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे जो रूल के अकॉर्डिंग इस तरीके से हम फिल करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ओके, अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा वैलेंसी का है। ठीक है, वैलेंसी क्या होती है, उससे पहले आप ये देखो, जो हम लास्ट शेल बोल रहे हैं ना, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमने फिल करी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, तो इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के बाद जो लास्ट शेल जो होती है, इस लास्ट शेल को बोला जाता है आउटर मोस्ट शेल, और उसी आउटर मोस्ट शेल को आप बोलोगे वैलेंस शेल। क्लियर? यहाँ तक ठीक है, यानी कि जो लास्ट शेल है उसको हम क्या बोल रहे हैं, वैलेंस शेल। अभी देखो, जैसे हम कैल्शियम के लिए या पोटेशियम के लिए बना के देखते हैं, पोटेशियम का हमारे पास हमने क्या दिया कि ये पोटेशियम का क्या न्यूक्लियस है, उसके अराउंड ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, देन ये थर्ड शेल है और फिर ये फोर्थ शेल है। ठीक है, तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो आप 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दोगे, 1 इलेक्ट्रॉन इधर, 1 इलेक्ट्रॉन इधर। सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो आप 8 फिल करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड शेल में कितने फिल करने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स। एंड लास्ट शेल में कितने फिल करने हैं आपने, 1 इलेक्ट्रॉन, तो आप यहाँ पे कितना फिल करोगे, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो लास्ट शेल है, जो n शेल है, इसी शेल को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, आउटर मोस्ट। इसके लिए कौन सी लास्ट शेल होगी, क्लोरीन की अगर हम बात करें तो उसके लिए लास्ट शेल होगी m शेल, जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, सल्फर के लिए कौन सी लास्ट शेल होगी,
दिस वन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी किसमें आता है, के में आता है, तो वही उसके लिए क्या हो जाएगी, लास्ट शेल, आउटरमोस्ट शेल। तो उसी आउटरमोस्ट शेल को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं वैलेंस शेल के बारे में। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी, कैसे आपने लिखनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, रूल्स को अच्छे से नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए आप क्या करें, लेक्चर्स भी साथ साथ देखते रहिए और बुक भी पढ़ते रहिए, रूल्स को भी समझते रहिए और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि वैलेंस शेल के बारे में। क्या, वैलेंस शेल, वैलेंस शेल। हम वैलेंस शेल के बारे में क्या क्या, आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, और एलिमेंट भी आप लिख सकते हो। The outermost shell of an atom or element is called valence shell. इसको आप क्या बोलते हो, वैलेंस शेल बोलते हो। तो यहां से वैलेंस शेल डेफिनेशन आपने देख ली कि जो आउटर मोस्ट शेल होते हैं किसी भी एटम या एलिमेंट के, उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल बोलते हैं। ठीक है, और जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोला जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स filled in the valence shell, in the valence shell of an atom are called वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इनको क्या कहा जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। क्लियर, तो वैलेंस शेल कौन सी होती है, जो आउटर मोस्ट शेल होती है एटम की, उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल बोलते हैं। और जो उस आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, और जो ये वैलेंस शेल होती है, यही रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, वेरियस केमिकल रिएक्शंस के लिए। ठीक है, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, बहुत सारे एटम्स जो हैं एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं, और जो ये वैलेंस शेल होती है, इसी में से जो इलेक्ट्रॉन्स गेन और लूज होते हैं एटम्स के बीच में या शेयर होते हैं, वो लास्ट आउटर मोस्ट शेल में से ही शेयर होते हैं। वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एटम्स के बीच में शेयर होते हैं कॉम्बिनेशन बनाने के लिए और केमिकल रिएक्शंस देने के लिए। ठीक है, तो जो वैलेंस शेल होती है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है केमिकल रिएक्शंस के लिए। आप क्या लिखोगे, वैलेंस शेल एंड valence electrons are responsible for the chemical reactions to take place, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस जो हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, इन्हीं वैलेंस शेल की वजह से और इन्हीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रही है। ठीक है, और इसके सिग्निफिकेंस क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के क्या सिग्निफिकेंस होते हैं। मान लो हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनके क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में सेम इलेक्ट्रॉन है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की क्या है, सेम है, तो उनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होती है। ठीक है, जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, के शेल में 1 होते हैं, एल एम और एन में कुछ भी नहीं होता। ठीक है, के शेल में 1 होते हैं। देन अगर हम बात करते हैं लिथियम की, तो लिथियम में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। इसके वैलेंस शेल कौन सी है, ये वाली, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। इसकी वैलेंस शेल कौन सी है, ये वाली। वैलेंस शेल मींस लास्ट शेल, तो हाइड्रोजन की लास्ट शेल कौन सी है, के शेल है। लिथियम की लास्ट शेल कौन सी है, एल शेल है। दोनों में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है। ऐसे ही आप अगर सोडियम की बात करोगे, तो
तो सोडियम में क्या होता है 2 8 1 ऐसे आता है। तो इसमें जो लास्ट शेल है वो m शेल होती है सोडियम में, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे एटम्स जिनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, या फिर बैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम होते हैं, तो उनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होती है। ठीक है, तो हमें हर एक एलिमेंट के लिए केमिकल प्रॉपर्टी याद रखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ जो है ट्रेंड के तरीके से उनको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने क्या बैलेंस शेल के बारे में पढ़ लिया और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है ये आपने देख लिया। अब हम पढ़ते हैं वैलेंसी क्या होती है। टर्म आती है वैलेंसी, बट लास्ट चैप्टर में भी आई थी, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आएगी यहाँ पे। ठीक है, तो वैलेंसी आपने समझनी है क्या होती है। वैलेंसी को अगर हमने डिफाइन करना तो हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम और एलिमेंट। ठीक है, वैलेंसी को हम डिफाइन कर रहे हैं, वैलेंसी कौन सी टर्म में डिफाइन कर रहे हैं, वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज, इसको हम डिफाइन करते हैं कैसे, इट इज डिफाइंड एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। ठीक है, किसी भी एटम की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, देखो हमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखी, ठीक है, उसमें क्या होता है, हमने बोला जो आउटर मोस्ट शेल होगी उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, लेकिन कुछ जो हमने एलिमेंट्स देखे उनमें जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ठीक है, तो जो लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स वाली जो टेंडेंसी है वो क्या शो करती है कि वो एटम ज्यादा स्टेबल है। जिस भी एलिमेंट या एटम में लास्ट शेल के अंदर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा दूसरे एलिमेंट्स के कंपैरिजन में। ठीक है, जैसे कि अभी हमने बात करी थी सल्फर की, जिसका एटॉमिक नंबर क्या था 16, एटॉमिक नंबर 16 था, सल्फर की हमने बात करी थी। तो जब हमने सल्फर के बारे में पढ़ा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी थी हमने, KLN, तो ये लिखा था हमने 2 और 8 10 हो जाते हैं और 6 16। क्लियर यहां तक। तो इसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे, लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमें क्या पता है कि लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। इसके बाद हमने 17 एटॉमिक नंबर क्लोरीन के बारे में पढ़ा था, तो क्लोरीन की हमने लिखी थी 2 8 और 7। इसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। देन हमने 18 एटॉमिक नंबर आर्गन के बारे में पढ़ा और उसमें हमने पढ़ा 2 8 10 और 8 इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो आर्गन है जिसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपैरिजन टू दीज टू। तो ये दोनों भी क्या है, इसके कंपैरिजन में यानी कि इसके तरीके से स्टेबल होना चाहते हैं। तो ये स्टेबल कैसे हो सकते हैं, अगर इसको कोई 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, या फिर ये 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, या फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले और ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, या तो गेन करे इलेक्ट्रॉन या लूज करे। अगर हम लूज करने की बात करें तो इसको क्या करना पड़ेगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स अपने लूज करने पड़ेंगे और फिर इसकी आउटर मोस्ट ये बन जाएगी, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। यहां तक बात समझिए। तो अब 6 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना, 6 इलेक्ट्रॉन्स अपने देना तो इजी नहीं है। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स ये इजीली नहीं दे पाएगा, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर हम क्या करें, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करवा देते हैं, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से दे देते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना, एक 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना, तो कौन क्या चीज करने की कोशिश करेगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले इजीली। तो कोई एटम आएगा जो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा और ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होगी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, किसी दूसरे के साथ शेयर कर रहा है। ठीक है, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होगी इसकी 2, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 वैलेंसी हो जाएगी सल्फर की। ऐसे क्लोरीन की बात कर रहे हैं तो ये 7 इलेक्ट्रॉन अपने लूज करे या ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, तो कौन सी चीज आसान रहेगी कि ये आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले किसी से। ठीक है, तो ये इसकी वैलेंसी क्या होगी 1, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है इजीली ले सकता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 1, और इसकी वैलेंसी कितनी है 0, इसको तो लेने की जरूरत ही नहीं है कोई भी इलेक्ट्रॉन।
क्लियर? तो इसकी वैलेंसी क्या है? 0 है। यहाँ तक बात समझ में? तो अगर हम बात कर लेते हैं ऐसे ही, मान लो हम ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होंगे? 2 और 6 इस तरीके से। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इसको भी कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले और यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में कितने हो जाएंगे? 8। तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बस तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है? 2 वैलेंसी हो जाती है इसकी। उसके बाद हम सोडियम की बात करते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसमें हमने इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करे? 2 8 और 1। ठीक है, ऐसे फिल कर रहे थे। अब या तो ये क्या करे? 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे, तब जाके इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, या फिर ये इसको लूज कर दे और इसके आउटर मोस्ट शेल ये वाली बढ़ जाएगी, इसमें ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो अब या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे, उधार ले किसी से, या अपना 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे। तो कौन सी चीज आसान रहेगी कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे और क्या बन जाए? इजीली क्या हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन वाली कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले, यानी कि स्टेबल हो जाए। तो इसने क्या किया? अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, तो इसकी वैलेंसी क्या है? 1। इसकी वैलेंसी 1, इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो जो एक कंबाइनिंग कैपेसिटी है बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स टू अदर एलिमेंट, उसको क्या बोलेंगे हम? वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं हम? वैलेंसी बोलते हैं। और कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है? गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये क्या होते हैं? कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। तो हमने देखा कि ऐसे एलिमेंट जिनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी, मान लो हम कार्बन की बात कर लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। हम कार्बन की बात करें एटॉमिक नंबर 6, तो इसमें हम कैसे फिल करते हैं? 2 और 4 6। या आगे इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये क्या कर सकता है? या तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। अगर लूज कर देगा ये, तो ये 2 वाले इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। अगर गेन कर लेगा, 2 वाली भी स्टेबल होती है दूसरों के कंपैरिजन में। अगर ये गेन कर लेता है 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में, वो भी इजी है। तो इसीलिए इसकी क्या हो जाती है? इलेक्ट्रॉन वैलेंसी क्या हो जाएगी इसकी? 4। ठीक है, तो अब नाइट्रोजन का भी आप एग्जांपल देख लो एक बार। ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। ठीक है, और ये बन जाएगा 2 और 5 7। यहां तक बात समझ में? अब या तो 5 इलेक्ट्रॉन में लूज करे या 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो कौन सी चीज आसान रहेगी? कि 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो वो 3 क्या हो जाएगी? इसकी वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे अगर आपको डायरेक्ट कोई भी दे देता है, कोई भी एलिमेंट दे दिया या उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया आपको, तो आपसे पूछे इसकी वैलेंसी बताओ, तो अब आप वहां पर ये करके नहीं देखोगे कि कितने इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देने के लिए आउटर मोस्ट शेल में, या फिर कितने इसको लूज करना है। ये सब देखने की जरूरत नहीं, आप सीधा ये करोगे, आपको जो भी एलिमेंट दिया है उसकी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेनी है। कि मैंने इस तरीके से आप क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आपने ये देखना है कि आउटर मोस्ट शेल कौन सी है इसमें। जिसमें भी आउटर मोस्ट शेल है, मान लो ये वाली हमारी आउटर मोस्ट शेल हो जाती है। ठीक है, और इस शेल में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास 4 हैं या फिर 4 से कम है, 4 और लेस देन 4, या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर या 4 से कम है। अगर 4 या 4 से कम है तो यही उसकी क्या हो जाएगी? वैलेंसी हो जाएगी। क्लियर यहाँ तक? अगर 4 से ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, वैलेंसी कब? जब अगर 4 से ज्यादा होंगे तब आपने 8 माइनस क्या कर देना है? जितने भी एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स वहां पर होंगे उतना ही आपने 8 में से माइनस कर देना है। ये बात समझ में? अब देखो एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं बोरोन की। बोरोन की अगर हम बात कर रहे हैं, देखो समझने की कोशिश करना जरा। बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5। हम यहाँ पर जेड एटॉमिक नंबर लिख रहे हैं 5। इसका होता है ये बोरोन का होता है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, बोरोन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे K, L, M और N। ठीक है, बोरोन की 2 और 3 5 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया हमने। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3। ये 4 से कम है कि ज्यादा है? ये 4 से कम है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3 इसकी क्या हो जाती है? वैलेंसी हो जाती है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल कार्बन की बात करते हैं, तो 4 आ जाएगा, 4 इसकी वैलेंसी हो जाएगी। उसके बाद आप क्या करो, इसमें आप
नाइट्रोजन का एग्जांपल उठाओ, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2:5, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 5, और ये 4 से ज्यादा है कि कम है 4 से ज्यादा है। 4 से जब ज्यादा हो जाते हैं तो वैलेंसी आपने कैसे निकालनी है, वो आपने निकालनी है 8 माइनस जितने भी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन वो माइनस कर दो, तो 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, ये इसकी वैलेंसी आ जाएगी। और वैसे हमने क्या देखा था कि ये या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज करे या 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो कौन सी चीज आसान थी 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना, और 3 ही क्या थी इसकी वैलेंसी, वो निकालनी कैसे, आपने 8 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये सब्ट्रैक्ट कब करना है, अगर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो है 4 से ज्यादा है तब आपने 8 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपके पास वैलेंसी निकल जाएगी, ठीक है। और अगर आपके पास लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो है 4 या 4 से कम है तो वही उसकी वैलेंसी रहेगी जितने वहां पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। कंडीशन क्या है कि 4 या 4 से कम होनी चाहिए, तो वैलेंसी वही होती है जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वैलेंसी क्या रहेगी 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, जैसे हमने यहाँ पर निकाल लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने वैलेंसी फाइंड आउट कर ली है। इसके बाद इसमें जो 2 चीजें पढ़नी हमें, वो हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ी थी, यहाँ पर सिर्फ हम रिवाइज करेंगे उस चीज को, एंड हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक हमने इसमें पढ़ना है आइसोटोप्स के बारे में, आइसोटोप्स, एक हम इसमें आइसोबार्स के बारे में पढ़ेंगे। आइसोटोप्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। एटम्स और एलिमेंट्स आप बोल सकते हो विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। क्लियर, तो हम डेफिनेशन लिखते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट के ही एटम होते हैं, हैविंग, अगर एक ही एलिमेंट के हैं तो उनका एटॉमिक नंबर क्या होगा सेम होगा, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड नंबर, एटॉमिक नंबर मीन्स जेड की बात कर रहे हैं, बट डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट मास नंबर। अब हमने पढ़े थे एटॉमिक नंबर और मास नंबर तो क्या होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे कि कौन से आइसोटोप्स हैं, ठीक है। तो आइसोटोप्स क्या है, आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट के एटम होते हैं, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर मींस जेड सेम होता है बट डिफरेंट मास नंबर मींस ए जो है वो डिफरेंट होता है। एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन एटम जो होता है, हाइड्रोजन एलिमेंट के 3 आइसोटोप्स होते हैं। हाइड्रोजन एलिमेंट has 3 isotopes, 3 आइसोटोप्स होते हैं, कॉल्ड, इनको क्या कहा जाता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, ठीक है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, ठीक। प्रोटियम जो है, प्रोटियम, अब क्योंकि तीनों हाइड्रोजन के ही हैं तो रिप्रेजेंट तो हम H से ही करेंगे, ड्यूटेरियम को भी हम H से ही रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि तीनों ही किसके हैं, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं, ठीक है। तो हम रिप्रेजेंट तो H से ही करेंगे। अब एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है तीनों का, हमने कहा सेम होता है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, और उसको हम नीचे दिखाते हैं, हमने पढ़ा था सिंबल कैसे रिप्रेजेंट करना है एक एलिमेंट का, ठीक है। और मास नंबर जो हम ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर इस प्रोटियम का मास नंबर 1 होता है, ड्यूटेरियम का मास नंबर 2 होता है, ट्रिटियम का मास नंबर 3 होता है। तो ये प्रोटियम है, ये ड्यूटेरियम है और ये ट्रिटियम। प्रोटियम क्या है, दिस वन इज प्रोटियम, ड्यूटेरियम क्या है, दिस वन इज द ड्यूटेरियम, और ट्रिटियम क्या है, ये जो है ये ट्रिटियम। ये आइसोटोप्स हैं किसके, हाइड्रोजन के। अगर ऐसे हम बात कर लेते हैं आइसोबार्स की, ठीक है। आइसोबार क्या होते हैं, आइसोबार जो है डिफरेंट एलिमेंट से एटम होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो
अलग होता है लेकिन मास नंबर क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो आइसोबार्स हम पढ़ रहे हैं। आइसोबार्स आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोबार्स आर द एटम्स, ये एटम्स होते हैं किसके, ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स है। अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं तो अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग एटॉमिक नंबर है, तो हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट। एटॉमिक नंबर मींस जेड डिफरेंट होता है, बट सेम मास नंबर क्या होता है, सेम होता है, सेम मास नंबर क्या होता है, सेम मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे एटम्स, डिफरेंट एलिमेंट्स के ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है डिफरेंट बट मास नंबर क्या होता है सेम, उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोबार्स बोलते हैं। एग्जांपल की बात करें तो जैसे कार्बन की बात करें तो कार्बन 12 होता है, कार्बन 14 होता है, ये आइसोटोप्स होते हैं कार्बन के। ठीक है, देखो एटॉमिक नंबर तो हमारे पास क्या है, सेम है। ठीक है, सॉरी ये तो हमने क्या होता है, ये आइसोटोप्स है। ठीक है, कार्बन के आइसोटोप्स जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप लिखे हैं प्रोटीन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ऐसे कार्बन के भी होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 14। ठीक है, हमने क्या पढ़ना है यहाँ पर, आइसोबार्स के एग्जांपल देने हैं। तो आइसोबार्स के एग्जांपल में आप लोग यहाँ पर आइसोबार्स में जैसे आर्गन का आप लिख सकते हो। ठीक है, आर्गन का हमें डिफरेंट एटॉमिक नंबर लिखना है। देखो आर्गन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18 और मास नंबर कितना होता है इसका, 40। क्लियर। कैल्शियम लिखते हैं, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20 और मास नंबर कितना होता है, 40। तो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम हैं और एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है बट मास नंबर क्या है, सेम। हमने यही तो बोला है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम लेने हैं हमने। ठीक है, हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर डिफरेंट लेना है बट हैविंग सेम मास नंबर सेम लेना है। तो आर्गन हमने लिया जिसमें 18 40, 18 एटॉमिक नंबर, 40 मास नंबर। कैल्शियम हमने लिया जिसमें 20 एटॉमिक नंबर, 40 मास नंबर। तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर है बट मास नंबर सेम है, तो ये किसका पेयर हो गया, आइसोबार्स का पेयर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट टर्म जो आपकी बचती है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर लास्ट टर्म है आइसोटोन्स। ठीक है, आइसोटोन्स क्या होते हैं, ये भी एटम्स होते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स के। आइसोटोन्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं तो क्या होगा, ये हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होगा इनका क्योंकि एटम्स किसके हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम है तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा इनका। बट लेकिन क्या होता है इनमें, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स के नंबर जो है वो सेम होते हैं, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स के नंबर जो है सेम होते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन्स के नंबर सेम होने का मतलब क्या, हमने कैसे निकाला था, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स करके निकाला था, या आप इसको a माइनस जेड करके भी निकाल सकते हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आइसोटोन्स क्या होते हैं, एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के जिनका डिफरेंट क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, इनकी जेड डिफरेंट होता है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो सेम होते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मींस a माइनस जेड सेम होता है। एग्जांपल के लिए एग्जांपल देखो आप, हम यहाँ पर एग्जांपल देते हैं, कार्बन 640, नाइट्रोजन 750 एंड ऑक्सीजन 860, ये 3 एग्जांपल देते हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम्स हैं, एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है, इसमें 6 एटॉमिक नंबर है, इसमें 7 एटॉमिक नंबर है, इसमें 8 एटॉमिक नंबर। अभी तक तो ठीक बात है कि एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, ठीक है, ये बात सही है, कंडीशन से सेटिस्फाई हो रही है। एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, अलग अलग, 6 से 7 है, 8 एटॉमिक नंबर भी अलग अलग है। अब हम निकालते हैं, देखो यहाँ पर इसकी बात कर लेते हैं, तो इसमें एटॉमिक नंबर लिखेंगे हम, फिर हम मास नंबर लिखते हैं, प्रोटॉन्स लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं,
एंड देन हम न्यूट्रॉन्स लिखेंगे, न्यूट्रॉन्स को हम a माइनस जेड करके निकालेंगे, ठीक है, a माइनस जेड। अब देखो एटॉमिक नंबर कितना है 6, इसके लिए कितना है 7, इसके लिए कितना है 8, यहाँ तक बात समझेंगे। मास नंबर यहाँ पर कितना है 14, मास नंबर को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर को a से। 14 यहाँ पर कितना है मास नंबर 15, यहाँ पर कितना है मास नंबर 16। प्रोटॉन्स कितने हैं यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 6, 7 और 8। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालना है a माइनस जेड, तो a माइनस जेड इनकी 14 माइनस 6, यहाँ पर होगा 15 माइनस 7, यहाँ पर होगा 16 माइनस 8। जब आप निकालोगे देखो 14 में से 6 गया कितना होता है 8, 15 में से 7 गया 8 एंड 16 माइनस 8 इज आल्सो 8। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखो कितने आए 8, तीनों में ही सेम है, तो ये बोला उसने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं आइसोटोन्स। एटम्स होने चाहिए डिफरेंट एलिमेंट्स के, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होना चाहिए बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होना चाहिए सेम, तो उनको क्या बोलेंगे हम आइसोटोन्स। तो कार्बन 640, नाइट्रोजन 715 और ऑक्सीजन 816 आर आइसोटोन्स ऑफ ईच अदर। क्लियर, ये बात समझ में आ गया आपको। यहाँ पर इस टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। आप जो है सारे लेक्चर्स देखिए, वीडियो लेक्चर कंप्लीट से देखिए, अच्छे से देखिए और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने की कोशिश कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। स्ट्रिक्टली से आप अपना कवर सिलेबस कीजिए। थैंक यू।